हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में अपना स्टडी नोट नंबर 2 ऑपरेशंस प्लानिंग का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था। सेकंड पार्ट का नाम था अपना कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, जिसमें जो पहला पार्ट था कैपेसिटी प्लानिंग वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपने कैपेसिटी प्लानिंग का इंट्रोडक्शन देखा, कैपेसिटी प्लानिंग की जरूरत क्यों होती है वो देखा, टाइप ऑफ कैपेसिटी प्लान देखे, कैपेसिटी को मेजर किस तरीके से किया जा सकता है वो देखा, कैपेसिटी प्लानिंग के डिसीजन जो लिए जाते हैं उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती है वो हमने देखी, फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी वो भी डिस्कस किया, और लास्ट में हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग। उसके बाद हमने देखा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग में आपने सीआरपी स्ट्रेटजीज देखी थी दो तरीके की, वन वाज लेवल कैपेसिटी प्लान और दूसरा था आपका मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। और उसके बाद हमने ऑप्टिमम कैपेसिटी का मीनिंग भी देख लिया था। जब हमने ऑप्टिमम कैपेसिटी का मीनिंग देखा तो हमने कहा ऑप्टिमम कैपेसिटी वहां पे होती है जहां पे हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो जाती है। और आपने ये एग्जांपल देखा था कि अगर एक फैक्ट्री में हम 10,000 ग्लव्स पर मंथ प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट $3 पर पेयर आती थी। यही अगर हम अपने प्रोडक्शन लेवल को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख ग्लव्स कर देते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम होकर $2 पर पेयर रहेगी। और साथ में हमने ये भी कहा कि फैक्ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ग्लव्स फॉर लेस देन $2 पर पेयर, और ये जो कॉस्ट है ये $2 पर पेयर से कम हो ही नहीं सकती। तो जब हमारी कॉस्ट लोएस्ट लेवल पे आ जाती है उसी कैपेसिटी लेवल को हम ऑप्टिमम कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसी को लेकर नेक्स्ट स्लाइड आपकी बैलेंसिंग द कैपेसिटी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बैलेंसिंग द कैपेसिटी। अब अगर आपने कैपेसिटी को बैलेंस करना है, इसका मतलब कैपेसिटी बैलेंस नहीं है, तो जब कैपेसिटी बैलेंस नहीं है तो हम बोलेंगे इम्बैलेंस है। तो व्हाट इज इम्बैलेंस? इन फॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग मेनी प्रोडक्ट्स, ए प्रोडक्ट लाइन या फिर प्रोडक्ट मिक्स, द लोड ऑन डिफरेंट मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स वेरी ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। देखो, आपके पास कई मशीनें हो सकती है, आपके पास कई इक्विपमेंट हो सकते हैं, और जो आप इक्विपमेंट का लोड यूज कर रहे हो, जो आप मशीनों को लोड दे रहे हो, वो आपका अलग अलग हो सकता है कारण चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। क्योंकि देखो, हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हर एक मशीन के घंटे सेम लगे ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके पास दो तरीके की मशीनें हो, ए और बी, आप उस पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हो, मशीन ए के 3 घंटे चाहिए और मशीन बी के 2 घंटे ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो मशीन का लोड है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग होगा। When the output rates of different machines do not match, होगा क्या? मशीन ए तो 3 घंटे में एक यूनिट बना रही है, मशीन बी 2 घंटे में एक यूनिट बना रही है। इसका मतलब मशीनों का जो प्रोडक्शन रेट है वो अलग अलग है। When the output rates of different machine do not match with the required output rate for the products to be produced, there will be an imbalance between the workload of different machines. अब मान लो मैंने जैसा कहा कि मशीन ए जो थी उस पे 3 घंटे लगते हैं। अब मान लो मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में जो डिमांड है वो है 2000 यूनिट की, मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में जो डिमांड है वो है 2000 यूनिट की। इसका मतलब मुझे इन 2000 यूनिट को बनाने के लिए मशीन ए चलानी तो है 6000 घंटे, लेकिन मशीन ए की जो कैपेसिटी है वो 5000 घंटे की ही है। मशीन ए 5000 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं कर सकती, अगर कोशिश करूंगा मशीन खराब हो जाएगी। इसका मतलब कैपेसिटी है तो 5000 घंटे चलाने की, बट मुझे रिक्वायरमेंट है 6000 घंटे की,
तो इस सिचुएशन को बोला गया इम्बैलेंस। तो जब आपको जो कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और जो आपके पास कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी होती है, अगर उन दोनों में डिफरेंस हो तो दिस सिचुएशन इज नॉन एज इम्बैलेंस। अब इस इम्बैलेंस को बैलेंस किस तरीके से किया जाए, हाउ टू बैलेंस? सिंपल सी बात है, नई मशीन ले आओ। अगर एक मशीन 5000 घंटे काम कर सकती है, आपको 6000 घंटे का प्रोडक्शन करना है, आप दो मशीनें ले आओ। एक मशीन पे 5000 घंटे, दूसरी पे 1000 घंटे काम कर लो, दोनों पे 3000 घंटे काम कर लो। तो पहला पॉइंट कहता है बैलेंस के लिए, एडिशनल मशीन्स और इक्विपमेंट्स आर एडेड टू द बोटलनेक। बोटलनेक का मतलब होता है गले तक आ जाना। गले तक आ जाना मतलब आप अपनी कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज कर रहे हो, फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो बोटलनेक वर्क सेंटर मतलब जिसमें ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत है और अवेलेबिलिटी कम है, उस वर्क सेंटर को, उस फैक्ट्री को, उस डिपार्टमेंट को बोटलनेक वर्क सेंटर बोला जाता है। एडिशनल मशीन्स और इक्विपमेंट आर एडेड टू द बोटलनेक वर्क सेंटर, जिसमें कैपेसिटी कम है, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बोटलनेक वर्क सेंटर टू मैच विद द कैपेसिटी ऑफ अदर वर्क सेंटर। अब जैसा कि मैंने कहा, ये मशीन ए थी, एक मशीन बी थी। मशीन बी पे भी आपको 2000 यूनिट ही बनानी है, 2 घंटे लगते हैं, 4000 घंटों में काम हो जाएगा। अब मुझे 2000 यूनिट बनानी है। इन 2000 यूनिट को बनाने के लिए मशीन ए के 3 घंटे पर यूनिट की रिक्वायरमेंट है, मशीन बी के 2 घंटे पर यूनिट की रिक्वायरमेंट है। मशीन ए की कैपेसिटी भी मान लेते हैं 5000 आवर्स की है, और मशीन बी की जो कैपेसिटी है वो भी मान लेते हैं 5000 आवर्स की ही है। दोनों ही मशीनों की जो कैपेसिटी है वो 5000 घंटों की है। इसका मतलब आप मशीन बी पे तो इजीली इन 2000 यूनिट पे वर्क कर लोगे, क्योंकि कैपेसिटी है 5000 घंटे की, रिक्वायरमेंट केवल 4000। लेकिन जो मशीन ए है, रिक्वायरमेंट है 6000 घंटों की, कैपेसिटी है 5000। तो जो मशीन ए है वो कहलाएगा आपका बोटलनेक वर्क सेंटर। और आपको क्या करना चाहिए, मशीन ए जो है उसका एडिशन करना चाहिए। पहला तरीका तो बैलेंस बनाने का ये है कि जो मशीनें कम है उनको आप ऐड करते हुए चल सकते हो अपने वर्क सेंटर में। दूसरा तरीका आपके पास है सिंपल, सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अगर मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका कोई पार्ट काम जो है, पार्टली जो वर्क है, वो मैं कहीं बाहर से करवा लूं। जैसे आपको पता है कि जो भी आपको 2000 यूनिट बनानी है, मशीन बी का काम तो आप पूरा कर पाओगे, लेकिन मशीन ए केवल 5000 की कैपेसिटी है। एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं तो 5000 घंटों में आप कितनी यूनिट बना सकते हो? 5000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आता है 1666। इसका मतलब आप बना सकते हो 5000 घंटों में 1666 यूनिट्स, जबकि आपको बनानी कितनी है? 2000। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि क्यों ना जो 334 यूनिट्स का काम है वो आप बाहर से करवा लो। तो जब आप बाहर से काम करवाओगे, दिस इज नॉन एज सब कॉन्ट्रैक्ट। तो सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस वर्क कितना? 334 यूनिट का। लोड ऑफ बोटलनेक सेंटर कौन सा? ए, टू आउटसाइड वेंडर और सब कॉन्ट्रैक्टर। तो इम्बैलेंस क्या सिचुएशन है? जब मेरी कैपेसिटी मेरी रिक्वायरमेंट से कम होती है, तो उस सिचुएशन को इम्बैलेंस बोला गया। और उस इम्बैलेंस को दूर करने के, उस इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करने के दो तरीके आपके पास
या तो आप एडिशनल मशीनरी लगा लो उस वर्क सेंटर में जहां पे अवेलेबिलिटी कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या फिर दूसरा तरीका ये है आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना माल तो खुद बना लो, बाकी जो काम है वो बाहर से करवा लो। दिस सिचुएशन इज नॉन एज सब कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग पुट करो बैलेंसिंग द कैपेसिटी, बैलेंसिंग द कैपेसिटी। हेडिंग पुट करो व्हाट इज इम्बैलेंस, और ये जो 4 लाइनें हैं इनको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग पुट करेंगे आप हाउ टू बैलेंस, और हाउ टू बैलेंस के 2 तरीके हैं, तो ये 2 पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सीआरपी का, दैट इज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग का, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कैपेसिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिव कैपेसिटी है, इफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनसे हम इफेक्टिवली कितने घंटे काम कर सकते हैं। इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि मान लो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या एक मशीन को आप 24 घंटे चला सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं। अगर आप उसको केवल 10 घंटे चला सकते हो तो इफेक्टिव कैपेसिटी तो केवल 10 घंटे ही मानी जाएगी, ना कि 24 घंटे। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक डिपार्टमेंट की इफेक्टिव कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला पॉइंट है फोरकास्ट ऑफ डिमांड। सिंपल सी बात यह है कि मेरे पास मान लो एक मशीन है, मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन पे मैं से एग्जांपल 10,000 यूनिट बना सकता हूं। एक मशीन है जिसपे मैं 10,000 यूनिट बना सकता हूं, लेकिन मार्केट में डिमांड अगर केवल 6,000 यूनिट की ही है तो मैं 6,000 यूनिट ही बनाऊंगा। तो इसका मतलब मार्केट में जो फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड है दैट अफेक्ट योर इफेक्टिव कैपेसिटी। तो आप 10,000 यूनिट बनाने की बजाय केवल 6,000 ही बनाओगे तो आप केवल 60% कैपेसिटी ही यूटिलाइज करोगे। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। पहला पॉइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द डिमांड विद एक्यूरेसी as it changes significantly with the product life cycle stage। देखो होता क्या है, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसका एक लाइफ साइकिल भी अज्यूम किया जाता है। मान लो मैंने आज एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और मैं मान के चल रहा हूं कि ये प्रोडक्ट 10 साल तक मार्केट में चलेगा। उसके बाद पता नहीं इस प्रोडक्ट का मार्केट में फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ सकती है और ये प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये तो मान के चल ही रहा हूं कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में 10 साल बेचा जा सकता है। जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है हमेशा उसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज में आपका प्रोडक्ट जो है वो कम बिकता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी सेल बढ़ सकती है और एक टाइम आएगा जब बूम लेवल आ जाएगा। बूम मतलब जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक बूम के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट भी आ जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस डिमांड को फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट विद लॉन्गर लाइफ साइकिल यूजुअली एग्जिबिट स्टेडी डिमांड ग्रोथ कंपेयर टू वन विद शॉर्टर लाइफ साइकिल। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं प्रोडक्ट 3 साल चलेगा तो 3 सालों में ही इनिशियल लेवल भी आएगा, बूम भी आएगा और सैचुरेशन और ऑब्सोलीट पॉइंट भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 साल मान के चल रहा हूं तो हो सकता है पहले 2 साल इनिशियल स्टेज हो,
फिर 3-4 साल बूम लेवल चले और उसके बाद हो सकता है 3-4 साल आपका सैचुरेशन पॉइंट आए और उसके बाद प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाए। तो शॉर्टर लाइफ साइकिल है, लॉन्गर लाइफ साइकिल है। लॉन्गर लाइफ साइकिल में डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी, कम होगी, लेकिन शॉर्टर लाइफ साइकिल में अचानक से डिमांड बढ़ सकती है तो अचानक से कम भी हो सकती है। Thus, the accuracy of forecast influences the capacity planning. तो डिमांड जो आप एस्टिमेट करके चल रहे हो उसकी एक्यूरेसी क्या है, टोटली उस पर डिपेंड करेगी आपकी कैपेसिटी प्लानिंग। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कैपेसिटी, पहला पॉइंट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। सेकंड पॉइंट है जो आपका प्लांट है, जो आपने लेबर हायर किए हुए हैं उनकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है। लाइक आप तो ये मान के चल रहे हो कि वर्कर 1 घंटे में 10 यूनिट बनाएगा, लेकिन वर्कर इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, 1 घंटे में 8 ही यूनिट बना पा रहा है, तो 80% ही आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी हो पाएगी। इट इज डिफिकल्ट टू अटेन 100% एफिशिएंसी of plant and equipment because of the idle time due to the machine breakdown, delays due to the scheduling and other reasons. तो प्लांट और इक्विपमेंट जो होते हैं उनका 100% यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी मशीनरी इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, उसमें वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते, या फिर आपने शेड्यूल वगैरह बना रखा है कि पहले इस मशीन पे काम होगा फिर दूसरी मशीन पे काम होगा, तो जब तक पहली मशीन पे काम नहीं होगा दूसरी मशीन आइडल हो सकती है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट का 100% एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। द प्लांट एफिशिएंसी वेरी फ्रॉम इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट की एफिशिएंसी कितनी यूज हो पाएगी डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके पे। ये तो बात हुई 2 पॉइंट में प्लांट को लेकर कि प्लांट को 100% एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे प्लांट का आइडल टाइम होता है वैसे लेबर का भी तो आइडल टाइम होता है, लेबर भी तो कुछ टाइम खाली बैठ जाती है। तो लेबर एफिशिएंसी कंट्रीब्यूट्स टू द overall capacity utilization, and the standard time set by industrial engineer is for a representative or normal worker। जब एक इंजीनियर कहता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लगेंगे, तो ये एक नॉर्मल वर्कर को ध्यान में रखकर 5 घंटे सेट किए जाते हैं, बट द एक्चुअल वर्कर डिफर इन देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी। हो सकता है कोई वर्कर 5 घंटे की बजाय 4 घंटे में प्रोडक्शन कर दे, तो हो सकता है कोई वर्कर 5 घंटे की बजाय 6 घंटे में प्रोडक्शन करे। और ये चीज तो आप प्रैक्टिकली लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट का जो चैप्टर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्स्ट ग्रुप में, उसमें पढ़ भी चुके होते हो ऑलरेडी। द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द लेबर शुड बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी। सिंपल सी बात, मैंने एक वर्कर को कहा 1 घंटे में 10 यूनिट बनानी है, उन्होंने 8 ही बनाई, तो 8 डिवाइड बाई 10, 80% ही वो एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है। 10 प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी आर वेरी मच एसेंशियल टू अराइव एट रियलिस्टिक कैपेसिटी प्लानिंग। कहीं ना कहीं कैपेसिटी प्लानिंग को इंपैक्ट करता है प्लांट और लेबर की एफिशिएंसी। पहला पॉइंट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, सही होगी सही कैपेसिटी प्लानिंग, लेकिन अगर गलत हुई तो कैपेसिटी प्लानिंग गलत भी हो सकती है। दूसरा प्लांट एंड लेबर की एफिशिएंसी, सही मेजरमेंट होगा सही कैपेसिटी प्लानिंग, गलत हो गया तो गलत कैपेसिटी प्लानिंग हो सकती है। तीसरा पॉइंट जो हम अभी बात कर रहे थे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब आप कुछ काम बाहर से करवा लेते हो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब आप कुछ काम बाहर से करवा लेते हो। देखते हैं ये पॉइंट भी। सबसे पहले आप एक हेडिंग पुट करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कैपेसिटी। फर्स्ट पॉइंट कॉपी करो सबसे पहले, फोरकास्ट ऑफ डिमांड। इसके बाद सेकंड पॉइंट कॉपी कर लो, प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी। These are the factors influencing effective capacity। पहला पॉइंट फोरकास्ट ऑफ डिमांड, दूसरा प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है अपने कुछ काम को बाहर से करवा लेना। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग रेफर टू ऑफलोडिंग। ऑफलोडिंग का मतलब आप पे जो लोड है उसको कम कर देना, उसको उतार देना, उसको कम कर देना। सब कॉन्ट्रैक्टिंग रेफर टू ऑफलोडिंग सम ऑफ द जॉब्स टू आउटसाइडर वेंडर्स, thus hiring the capacity to meet the requirement of the organization। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है आप अपना काम कुछ बाहर के वेंडर से करवा लो। अगर मैं क्या करता हूं, मान लो मैं हूं रेमंड कंपनी और मैं एक महीने में 10,000 मीटर कपड़ा बनाता हूं, 10,000 मीटर कपड़ा बनाता हूं और एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। मैं 10,000 मीटर कपड़ा बनाता हूं, एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है और मार्केट में मेरे शर्ट की डिमांड 6,000 शर्ट की है। दोबारा सुनो, रेमंड कंपनी है, 10,000 मीटर कपड़ा बनाती है, एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा बनता है, 2 मीटर कपड़ा लगता है, लेकिन मेरे शर्ट की मार्केट में डिमांड 6,000 शर्ट की है। तो इसका मतलब 6,000 शर्ट अगर बनाऊं 2 मीटर कपड़े के हिसाब से 12,000 मीटर कपड़े की जरूरत है, लेकिन मैं तो 10,000 मीटर कपड़ा ही बना पा रहा हूं। तो जो 2,000 मीटर कपड़े की आपको जरूरत है वो अगर आप बाहर से परचेज करके ले आओगे, दिस इज नॉन एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग रेफर टू ऑफलोडिंग सम ऑफ द जॉब्स टू आउटसाइडर वेंडर्स, thus हायरिंग द कैपेसिटी। तो जो 2,000 मीटर कपड़े की कैपेसिटी आपके पास कम थी वो बाहर से हायर कर लिया आपने टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 6,000 शर्ट बनाने के लिए। ए केयरफुल एनालिसिस एज टू वेदर टू मेक और बाई। जैसे मैंने कहा 2,000 मीटर कपड़ा, अब ये खुद बनाऊं या फिर बाहर से खरीद के लाऊं, शुड बी डन। इसके लिए आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि खुद ही बना लूं कि बाहर से ले आऊं। एन इकोनॉमिक कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट टू मेक द कंपोनेंट और बाय द कंपोनेंट इज टू बी मेड टू टेक द डिसीजन। हमने अभी अभी देखा था बैलेंस द कैपेसिटी, जिसमें हमने कहा आप या तो एडिशनल इक्विपमेंट ले आओ या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग करा लो। तो अब कंपनी को ये जो 2,000 मीटर कपड़े की जरूरत है एक्स्ट्रा, कंपनी इसके लिए क्या चेक करे, अगर मैं एक नई मशीनरी लगाकर उस पे 2,000 मीटर कपड़ा बनाता हूं तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी, दैट विल बी योर कॉस्ट टू मेक द कंपोनेंट। और अगर मैं इसको बाहर से खरीद के ले आऊं तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी, दैट इज द कॉस्ट टू बाई द कंपोनेंट। अगर मैं कहता हूं कपड़ा बनाने की कॉस्ट है 100 रुपए पर मीटर, बाहर मिलता है 110 रुपए पर मीटर, तो आप बनाने के लिए जाओ, एक एडिशनल इक्विपमेंट खरीद लो, उस पे बना लो। आप कहते हो बनाने की कॉस्ट है 100 रुपए पर मीटर, बाहर 80 रुपए पर मीटर में मिल जाता है, तो आप बाहर से परचेज कर लो, सिंपल सी बात है। हाँ, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट जो है दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग
इफेक्टिव कैपेसिटी का पहला फैक्टर है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, दूसरा प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी, तीसरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग, चौथा पॉइंट है मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन। हो सकता है आपकी फैक्ट्री केवल एक शिफ्ट में काम करे 8 घंटे, हो सकता है जरूरत 16 घंटे काम करने की हो, 2 शिफ्ट में काम करे, हो सकता है 24 घंटे काम करने की जरूरत हो, 3 शिफ्ट में काम करे। मल्टीपल शिफ्ट आर गोइंग टू एनहांस द फर्म्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जितना ज्यादा आप शिफ्ट में काम करोगे उतना ही आप अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन ज्यादा करोगे। स्पेशली फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज वेयर इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, इट इज रिकमेंडेड टू हैव ए मल्टीपल शिफ्ट। तो जहां आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है वहां पे मल्टीपल शिफ्ट में वर्क करना ज्यादा बेटर होता है। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है मैनेजमेंट पॉलिसी को लेकर। मैनेजमेंट पॉलिसी, द मैनेजमेंट पॉलिसी विद रिगार्ड टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है कि नहीं करनी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ शिफ्ट, मल्टीपल शिफ्ट में काम करना है कि नहीं करना, डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मेनी शिफ्ट टू ऑपरेट, 1, 2, 3, मशीन रिप्लेसमेंट पॉलिसी, मशीन रिप्लेस करनी है नहीं करनी, आर गोइंग टू अफेक्ट द कैपेसिटी प्लानिंग। क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग करोगे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मल्टीपल शिफ्ट में काम करोगे कैपेसिटी बढ़ जाती है, मशीन को रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी की मशीन लेकर आते हो तो भी आपकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कैपेसिटी? पहला पॉइंट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, दूसरा प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी, तीसरा मल्टीप्लिसिटी ऑफ या मल्टीपल शिफ्ट वर्क, चौथा सब कॉन्ट्रैक्टिंग और पांचवा मैनेजमेंट पॉलिसी। These are the 5 factors which influences the effective capacity of an organization. 2 पॉइंट आप पहले ही कॉपी कर चुके हो, 3rd, 4th और 5th पॉइंट को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है दैट इज नॉन एज ओवर कैपेसिटी या फिर अंडर कैपेसिटी। ओवर कैपेसिटी या फिर अंडर कैपेसिटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट डिमांड। ये तो हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं। एज ऑलवेज देयर इज एन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द डिमांड, क्योंकि फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट इजीली नहीं किया जा सकता। द फोरकास्टेड डिमांड, जो आप डिमांड फोरकास्ट करते हो, विल बी आइदर हायर और लोअर देन द एक्चुअल डिमांड। हो सकता है आपने सोचा था 50,000 यूनिट की डिमांड होगी, लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड है वो 60,000 यूनिट की हो जाए। हो सकता है आपने सोचा था 50,000 यूनिट की डिमांड होगी, लेकिन एक्चुअल में 40,000 यूनिट की मार्केट में डिमांड रही हो। सो ऑलवेज देयर इज ए रिस्क इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड डिमांड। तो अगर आप मार्केट की जो डिमांड फोरकास्ट करते हो उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैपेसिटी क्रिएट करते हो हो सकता है आपने जो कैपेसिटी क्रिएट की है वो ओवर हो जाए, हो सकता है वो लोअर रह जाए। दिस गिव्स राइज टू आइदर ओवर कैपेसिटी और अंडर कैपेसिटी। आपने सोचा मार्केट में डिमांड होगी 50,000 यूनिट की, आपने मशीनें लगा ली जिसपे 50,000 यूनिट बन सकती है, तो आपके पास कैपेसिटी तो हो गई 50,000 यूनिट की, बट एक्चुअल डिमांड केवल 40,000 ही रह गई, ओवर कैपेसिटी। हो सकता है आपने मार्केट की डिमांड एस्टिमेट की 50,000 यूनिट, मशीनें लगा ली 50,000 यूनिट को बनाने की, मार्केट में डिमांड 60,000 यूनिट हो गई,
आपकी कैपेसिटी कम रह गई, दैट इज नॉन एज अंडर कैपेसिटी। तो जस्ट आपको ये चेक करना है, आपने जो कैपेसिटी क्रिएट की ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टेड डिमांड, अगर वो कैपेसिटी एक्चुअल डिमांड से ज्यादा है, ओवर कैपेसिटी, कम है अंडर कैपेसिटी। ओवर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड। आप ओवर कैपेसिटी को प्रेफर करते हो कब? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज नॉट वेरी हाई। अगर आपकी जो कैपेसिटी है, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह है, अगर इनकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा ना हो तो आप कह सकते हो ठीक है 40,000 कैपेसिटी की जरूरत है, बट ठीक है 50,000 यूनिट की कैपेसिटी भी लगा लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ सीक्रेसी ऑफ डिजाइन। हो सकता है आपका जो डिजाइन है वो सीक्रेट हो और आप उसको मार्केट में डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करना चाहोगे। और अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करना चाहोगे तो थोड़ी एडिशनल कैपेसिटी आप क्रिएट कर सकते हो, तो ओवर कैपेसिटी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, टाइम रिक्वायर्ड टू ऐड कैपेसिटी इज लॉन्ग। जो कैपेसिटी है, मशीनरी वगैरह है, उसको ऐड करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो आप सोचोगे मार्केट की डिमांड को मीट करने में शायद डिले ना हो जाए, आप कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस द स्टिपुलेटेड डिलीवरी डेट। कंपनी नहीं चाहती कि हम कभी भी माल को डिलीवर करने में जो डेट है, डिलीवरी डेट, उसको मिस कर जाएं। टाइमली डिलीवरी देना चाहती है हमेशा, तो वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी क्रिएट कर सकती है। एंड देयर इज एन इकोनॉमिक कैपेसिटी साइज बिलो विच इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू ऑपरेट द प्लांट। कहीं ना कहीं हम सबने शट डाउन पॉइंट सुना हुआ होता है, जिसके नीचे काम करें तो हम लॉसेज में आते हैं, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर लो, जिसके नीचे हम काम करें तो हम लॉसेज में आते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी कई बार ब्रेक इवन पॉइंट या उससे ऊपर काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट कर सकती है। तो ओवर कैपेसिटी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है कब? जब फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज नॉट वेरी हाई। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मुश्किल हो क्योंकि आप डिजाइन सीक्रेसी वगैरह मेंटेन करना चाहते हो। जो कैपेसिटी है उसको ऐड करना एक लॉन्गर प्रोसेस हो। आप कभी भी अपना शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट मिस नहीं करना चाहते, या फिर एक इकोनॉमिक लेवल से नीचे काम आप करना पॉसिबल आपके लिए नहीं हो पा रहा, तो आप ओवर कैपेसिटी प्रेफर कर सकते हो। ओवर कैपेसिटी प्रेफर करने का मतलब एक्चुअल डिमांड 40,000 की है, बट आप मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो 50,000 यूनिट की। लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन अंडर कैपेसिटी भी प्रेफर कर सकती है अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज वेरी हाई। पहले पॉइंट को अपोजिट कर दो। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी। अगर मार्केट में डिमांड हो गई 40,000 की, मेरे पास कैपेसिटी केवल 30,000 यूनिट की है, जो 10,000 यूनिट में मार्केट में नहीं बेच पा रहा, इससे कंपनी को ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, मतलब कंपनी की गुडविल वगैरह खराब नहीं होगी। इसके अलावा द टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट। अगर टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती है तो ऑफकोर्स आप अंडर कैपेसिटी ही प्रेफर करोगे कि 40,000 यूनिट की बजाय 30,000 यूनिट बना के बेच लूं, ये ज्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में कि मैं 50,000 की कैपेसिटी लगाऊं, मार्केट में 40,000 बिके और 10,000 यूनिट जो मैंने बनाई वो ऑब्सोलीट हो जाए। तो इससे अच्छा तो ये है कम बेच लो, माल खराब नहीं होना चाहिए। तो अंडर कैपेसिटी कब प्रेफर की जाती है? जब फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज वेरी हाई, आपकी जो शॉर्टेज है प्रोडक्शन की, उससे आपकी कंपनी को ज्यादा फर्क ना पड़े और मार्केट में टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती हो। तो हेडिंग पुट करो ओवर कैपेसिटी एंड अंडर कैपेसिटी, और इस स्लाइड को एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए। एग्जाम में सीधा सीधा शॉर्ट नोट आ सकता है, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच ओवर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड, या फिर अंडर कैपेसिटी इज
preferred. इसके बाद इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर डिमांड। मान लो आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो 50,000 यूनिट की, आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो 50,000 यूनिट की, और एक यूनिट को बनाने के लिए से एग्जांपल 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 50,000 यूनिट को बनाने के लिए 1 लाख घंटे लगेंगे। इसका मतलब मुझे 1 लाख घंटों के जितना प्रोडक्शन करना है। और अगर मैं कहूं एक मशीन 10,000 घंटे काम कर सकती है, तो सिंपल सी बात है 1 लाख घंटे काम करने के लिए आपको 10 मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। जो मैंने आपको ये जनरल कैलकुलेशन करवा दी, इसी कैलकुलेशन को हम यहाँ पे 3 स्टेप्स में करते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कैलकुलेट द प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स टू प्रोड्यूस द एंटायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। जो मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेट करके बताया कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लगेंगे, तो 50,000 यूनिट के लिए 1 लाख घंटे। ये 1 लाख घंटे क्या है? प्रोसेसिंग टाइम। स्टेप 2 में कैलकुलेट एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1 मशीन इन आवर। एक मशीन कितने घंटे काम करेगी? मैंने कहा 10,000 घंटे काम करेगी, तो कितनी मशीनें चाहिए? तो स्टेप नंबर 3 कहता है नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वर्कलोड पर ईयर, दिस इज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम, जो स्टेप 1 है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन इन आवर, जो कि आपका स्टेप 2 है। कहीं ना कहीं जो स्टेप दिए हुए हैं, बाकी एक जनरल कैलकुलेशन है जिससे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। हेडिंग पुट करो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर डिमांड। और ये 3 स्टेप्स जो हैं वो आप एक बार कॉपी कर लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर शिफ्ट 250 days a year and has usage data of a machine as given below। एक डिपार्टमेंट 8 घंटे 250 दिन काम करते हैं। अगर आप 250 डेज 8 घंटे काम करोगे, 2000 घंटे की वर्किंग है। प्रोडक्ट है 3 X, Y और Z, डिमांड है 300 यूनिट, 400 यूनिट और 500 यूनिट की, और प्रोसेसिंग टाइम स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे और 3 घंटे। तो कहीं ना कहीं X को बनाने के लिए 1200 घंटे लगेंगे, Y को बनाने के लिए 2400 घंटे लगेंगे और Z को बनाने के लिए 1500 घंटे लगेंगे। तो सिंपल आप कहोगे सर 5100 आवर्स की जरूरत है, 5100 आवर्स की जरूरत है, और एक मशीन कितने घंटे काम कर सकती है? 2000 घंटे। क्वेश्चन चाहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड
5100 डिवाइडेड बाई 2000 करूं तो 2.55 आंसर आता है। 2.55 राउंड ऑफ में 3 मशीनों की आपको जरूरत होगी इतना प्रोडक्शन करने के लिए। तो एक जनरल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो। तो जिसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं स्टेप वाइज ही कैलकुलेशन कर देता हूं। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे टोटल प्रोसेसिंग टाइम कि टोटलिटी में कितना टाइम लगेगा। तीन प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड आपको बनानी है 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स एंड 500 यूनिट्स। हर एक यूनिट को बनाने के लिए 463 आवर्स की जरूरत है। 4 6 एंड 3 तो 1200 घंटे की जरूरत है, 2400 घंटे की जरूरत है और 1500 घंटों की जरूरत है। तो टोटलिटी में जरूरत है 5100 आवर्स की। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कहता है नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करो पर मशीन। एक मशीन कितने घंटे काम कर सकती है वो देखो। क्वेश्चन का 8 घंटे की शिफ्ट है, 250 दिन काम हो जाएगा। अगर 8 घंटे की एक शिफ्ट है, 250 दिन काम हो जाएगा तो इसका मतलब 2000 घंटे काम हो पाएगा एक मशीन से। एक मशीन आप चलाओगे 2000 घंटे, हमें काम करना है 5100 आवर्स के लिए। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मशीन? नंबर ऑफ मशीन्स विल बी इक्वल टू 5100 आवर की वर्किंग, एक मशीन 2000 घंटे काम करेगी तो 2.55 आएगा, जो कि राउंड ऑफ में 3 मशीन। 3 मशीन आप ले आओ, आप इजीली 5100 आवर्स काम कर पाओगे और अपनी जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट या सेटिस्फाई कर पाओगे। सबसे पहले तो या क्वेश्चन ही आप कॉपी कर लीजिए। अगर क्वेश्चन है आपके पास वेल गुड, नहीं है आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद दो फॉर्मूले हैं। अगर हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो किसी प्लांट की, किसी प्लांट का यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करना हो, तो जो एफिशिएंसी है उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट अपॉन में इफेक्टिव कैपेसिटी। आप बना सकते हो 6000 यूनिट बट एक्चुअल में आप केवल 5000 यूनिट ही बना रहे हो, तो दिस इंडिकेट एफिशिएंसी। और यही अगर आप यूटिलाइजेशन की बात करते हो तो हम देखते हैं कि डिजाइन कैपेसिटी कितनी है। डिजाइन कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितना प्रोडक्शन कर सकते थे। सर इफेक्टिव कैपेसिटी और डिजाइन कैपेसिटी में क्या फर्क है? डिजाइन कैपेसिटी है मशीन पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बन सकता है, फॉर एग्जांपल 10,000। मार्केट में नॉर्मली डिमांड होती है 8000 यूनिट की, तो दिस इज इफेक्टिव कैपेसिटी। लेकिन मैंने तो एक्चुअल में 7000 यूनिट ही बनाई, तो दिस विल बी ऑल एक्चुअल आउटपुट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट अपॉन में इफेक्टिव कैपेसिटी इनटू 100, जबकि यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट अपॉन में डिजाइन कैपेसिटी और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100
हेडिंग पुट करो कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन, और एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन के फॉर्मूले आप कॉपी कर लीजिए। ये जो कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन है, इस पे भी एक क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए स्टील प्लांट हैज ए डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन ऑफ स्टील पर डे। एक स्टील प्लांट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वहां पे 50,000 टन ऑफ स्टील पर डे प्रोड्यूस किया जा सकता है। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। लेकिन इफेक्टिव कैपेसिटी जो है वो 40,000 टन ऑफ स्टील पर डे ही है। लेकिन आप एक्चुअल में केवल और केवल 36,000 टन ऑफ स्टील पर डे ही बना रहे हो। क्वेश्चन जानना चाहता है कंप्यूट द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर में सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट, शायद आगे फॉर्मूले लिखे हुए हों, बिल्कुल। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट अपॉन में इफेक्टिव कैपेसिटी इनटू 100। एज पर क्वेश्चन आपने एक्चुअल में आउटपुट किया है 36,000, जबकि इफेक्टिव कैपेसिटी आपकी 40,000 टन की। तो एफिशिएंसी जो है वो 90% है। लेकिन आप अपने प्लांट का यूटिलाइजेशन कितना कर रहे हो? फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट अपॉन में डिजाइन कैपेसिटी इनटू 100। एक्चुअल में आपने बनाया 36,000, जबकि डिजाइन तो आपने किया था 50,000 के अकॉर्डिंगली। तो आप अपने प्लांट का जो यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो केवल और केवल 72% कर रहे हो। 72%, दैट इज योर आंसर नंबर 2। लेकिन आंसर से पहले आप, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लो। इसके बाद आंसर भी कॉपी कर लीजिए। इसके बाद दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है बोटलनेक सेंटर की, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि जिस डिपार्टमेंट में अवेलेबिलिटी कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उस डिपार्टमेंट को बोटलनेक सेंटर बोला जाता है। तो बोटलनेक सेंटर क्या है? बोटलनेक सेंटर इज द वर्क सेंटर हैविंग द मिनिमम कैपेसिटी। अगर आप कई वर्क सेंटर को एक साथ कंसीडर करते हो, वर्क सेंटर ए बना सकता है 5,000 यूनिट, वर्क सेंटर बी बना सकता है 6,000 यूनिट, तो इसका मतलब जिसकी मिनिमम कैपेसिटी है वर्क सेंटर ए, वो क्या होगा? बोटलनेक सेंटर कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन है सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी एक तरीके से ये जो डिजाइन कैपेसिटी आप बोल रहे थे
कुछ वैसा ही होता है। तो सिस्टम कैपेसिटी इज द मैक्सिमम यूनिट दैट आर पॉसिबल टू प्रोड्यूस इन द सिस्टम एज ए होल। जैसे आप कहते हो डिपार्टमेंट ए 3000 यूनिट बना सकता है, डिपार्टमेंट बी जो है वो 3000 यूनिट डिपार्टमेंट ए से बी पे जाएगी और बी उस पे काम करेगा 4000 यूनिट पे काम कर सकता है। अब बी से वो 4000 यूनिट सी के पास जाएगी, सी 5000 यूनिट पे काम कर सकता है। अब सी 5000 यूनिट पे काम कर सकता है, बी 4000 यूनिट पे काम कर सकता है, लेकिन ए तो केवल 3000 यूनिट पे ही काम कर सकता है। तो जब ए 3000 यूनिट पे काम करेगा तो बी के पास 4000 यूनिट कहां से चली जाएगी और सी के पास 5000 यूनिट कहां से जाएगी। तो टोटल पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो तो 3000 यूनिट ही बना पाएगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी बना सकता है यूनिट, दैट इज नॉन एज सिस्टम कैपेसिटी। हेडिंग पुट करो डेफिनिशंस, और उसमें ये दो मीनिंग जो है बोटलनेक सेंटर और सिस्टम कैपेसिटी। ध्यान से, बोटलनेक सेंटर वो सेंटर है जिसकी कैपेसिटी कम से कम है, और सिस्टम कैपेसिटी वो है कि किसी पूरे के पूरे सिस्टम में आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट बना कितनी सकते हो, दिस इज द सिस्टम कैपेसिटी। लेकिन सिस्टम कैपेसिटी को गलत मत समझ जाना। ए बना सकता है 3000, बी बना सकता है 4000, सी बना सकता है 5000। 5000 यूनिट मैक्सिमम जो है वो सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है, वो केवल डिपार्टमेंट सी की कैपेसिटी है। पूरे के पूरे सिस्टम की कैपेसिटी तो जो बोटलनेक होती है वही होती है 3000 यूनिट ही होगा। हेडिंग पुट करो डेफिनेशंस, दो मीनिंग कॉपी करो। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से। ए फर्म हैज 4 वर्क सेंटर। एक फर्म में 4 वर्क सेंटर है, ए, बी, सी एंड डी, इन सीरीज विद इंडिविजुअल कैपेसिटीज इन यूनिट्स पर डे शोन इन फिगर बिलो। वर्क सेंटर है ए, बी, सी और डी। इससे भी पहले मटेरियल है और डी से एक्चुअल आउटपुट जनरेट होगा। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लेकर आए डिपार्टमेंट ए में। डिपार्टमेंट ए 380 यूनिट बना सकता है, डिपार्टमेंट बी 360 यूनिट बना सकता है। ध्यान रखना ये प्रोसेस होती है पूरी कि रॉ मटेरियल पहले ए के पास जाएगा, फिर ए जो काम करेगा वो बी के पास जाएगा, बी जो काम करेगा वो सी के पास जाएगा, सी जो काम करेगा वो डी के पास जाएगा, और डी फाइनली एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ए बना सकता है, ए काम कर सकता है 380 यूनिट पे, बी काम कर सकता है 360 यूनिट पे, सी काम कर सकता है 340 यूनिट पे, और डी काम कर सकता है 400 यूनिट पे। और आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया है केवल 300 यूनिट का। क्वेश्चन सबसे पहले तो ये जानना चाहता है आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर। बोटलनेक सेंटर वो सेंटर होता है जो कि कम से कम यूनिट बना सकता है। कौन सा वर्क सेंटर है जो कम से कम यूनिट बना रहा है? सी है, जिसमें कम से कम 340 यूनिट बन सकती है। तो आप सिंपल कहोगे सी इज द बोटलनेक सेंटर, यही आपका आंसर है। सेकंड पॉइंट कहता है व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी क्या है? सिस्टम कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो कि पूरा का पूरा सिस्टम बना सकता है। जैसे ए तो 380 यूनिट बना देगा, लेकिन बी तो केवल 360 ही बना सकता है। तो 380 की कोई रेलेवेंसी नहीं है, 360 की रेलेवेंसी है। बी तो 360 बना सकता है, लेकिन सी तो केवल 340 ही बना सकता है। तो बी 360 की भी कोई रेलेवेंसी नहीं है, 340 ही बनेगी। सी 340 बना सकता है,
डी इससे ज्यादा बना सकता है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम तो केवल 340 यूनिट का ही आउटपुट दे सकता है। तो व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी? 340 यूनिट। 340 यूनिट बन सकती है, 340 यूनिट बन सकती है। तो व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी? एक्चुअल में आप केवल 300 बना रहे हो, जबकि बन कितनी सकती है? 340। तो अगर आपने 340 में से केवल 300 यूनिट बनाई है, तो व्हाट विल बी द सिस्टम एफिशिएंसी? 300 डिवाइड बाय 340, दैट विल बी 88.24% इन राउंड ऑफ। 88.24% ही आप अपनी सिस्टम की यूटिलाइजेशन कर रहे हो, यूज करते हुए चल रहे हो। तो मैंने आंसर आपको इसी स्लाइड में करवा दिया है। हेडिंग पुट करो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नहीं है, पहले क्वेश्चन को कॉपी करो, उसके बाद आंसर कॉपी कर लो। एग्जाम में लिखते वक्त बोटल नेक का मीनिंग लिख देना, आंसर सी लिख देना। सिस्टम कैपेसिटी का मीनिंग लिख देना, 340 आंसर लिख देना, और सिस्टम एफिशिएंसी कैलकुलेट करके आप शो कर सकते हो। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए फर्म हैज 4 वर्क सेंटर A, B, C and D in series with individual capacities in units per day shown in figure below। 4 वर्क सेंटर है A, B, C और D। सबसे पहले रॉ मटेरियल जाएगा डिपार्टमेंट A में, जो डिपार्टमेंट A बनाएगा वो जाएगा B में, जो B बनाएगा वो जाएगा C में, जो C प्रोड्यूस करेगा वो जाएगा D के पास, और D फाइनली एक्चुअल आउटपुट दे रहा है 310 यूनिट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है, आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर। कम से कम यूनिट कौन बना सकता है? A। तो A जो है वो आपका बोटलनेक सेंटर है। तो सिस्टम कैपेसिटी कितनी है? 350 यूनिट की। अब सिस्टम की कैपेसिटी तो 350 यूनिट है, लेकिन आप बना कितना रहे हो? केवल और केवल 310। तो 310 डिवाइडेड बाई 350 इनटू में 100, दैट विल बी इक्वल टू 88.57%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। यहां पे क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब याद नहीं है मुझे किस अटेम्प्ट में पूछा गया था। इसको आप कॉपी कर सकते हो, पहले क्वेश्चन और फिर आंसर। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इस पार्ट 2 का, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। और ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रुप के कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ते हो, और सेकंड ग्रुप में जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें भी मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ते हो। ब्रेक इवन एनालिसिस सबको पता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज द ब्रेक इवन पॉइंट। इट इंडिकेट्स द सेल्स लेवल। ये क्या इंडिकेट करता है? सेल्स लेवल को इंडिकेट करता है एट विच टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू
टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं कहता हूं वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख रुपए की, फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख की, तो टोटल कॉस्ट है 5 लाख की। अगर आपकी टोटल सेल्स भी 5 लाख रुपए हो जाएगी तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा, और उसी सेल्स लेवल को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। अकॉर्डिंगली देयर विल बी नो प्रॉफिट्स और नो लॉसेस। तो ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट्स द सेल्स लेवल at which total sales will be equal to total cost. Total cost का मतलब total variable cost plus total fixed cost. Accordingly, there will be no profits, no losses. ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू, जितना आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के सिलेबस में है उतना ही मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग करवाना मेरा यहाँ पे पर्पस नहीं है। तो यहाँ पे केवल और केवल ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का एप्लीकेशन है आपके स्टडी में। फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन जो होता है विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं आपको फॉर्मेट याद दिलाऊं, सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस जीरो करने हैं तो सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो आप कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होते हैं, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो दैट विल कम योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हेडिंग पुट करो ब्रेक इवन एनालिसिस। पहले ये स्लाइड कॉपी कर लो। और इसके बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, साथ में नोट भी लिख लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, साथ में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें भी एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। ए मैनेजर हैज टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ मशीन टू बी परचेज्ड। एक मैनेजर है जो डिसाइड करना चाहते हैं कितनी मशीनें खरीदें। ही हैज 3 ऑप्शंस। उनके सामने 3 ऑप्शन है, दैट इज परचेजिंग 1, या तो 1 मशीन खरीदें, या फिर 2, या फिर 3 मशीनें खरीदें। एंड द डेटा आर गिवन बिलो। अगर आप 1 मशीन खरीदोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी 12,000 की, और आप 300 यूनिट तक बना सकते हो। अगर आप 2 मशीनें खरीदोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 होगी और आप 600 यूनिट तक बना सकते हो। और अगर आप 3 मशीनें खरीदोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 21,000 और आप 900 यूनिट तक बना सकते हो। सिंपल सी बात यह है, 1 मशीन पे 300 यूनिट बन सकती है। 1 खरीदोगे तो 300, 2 खरीदोगे तो दोनों पे मिला के 600, और 3 खरीदोगे तो तीनों पे मिला के 900 यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 1 पे 12,000 है, 2 पे 15,000 है, 3 पे 21,000 है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 20 रुपए पर यूनिट की, और जो रेवेन्यू इज नथिंग, इट इज द सेलिंग प्राइस 50 पर यूनिट। अगर 50 रुपए का सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 20 है, कंट्रीब्यूशन तो 30 रुपए पर यूनिट आ जाएगा, और हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट तो इजीली निकल जाएंगे। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट यही है, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज। एक एक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हर एक रेंज के लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। आओ जरा हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 फॉर्मूला है आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और हमें ये तीनों कैलकुलेशन करके दिखानी है। एक मशीन होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, दो मशीनें होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, और तीन मशीनें होंगी तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। न्यूमरेटर में लेना है फिक्स्ड कॉस्ट। एक मशीन अगर होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट है 12,000, दो मशीनें होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000, और तीन मशीनें होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट है 21,000। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है 50 रुपी पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपी पर यूनिट। इट विल बी रुपी 30 पर यूनिट, 30 रुपए। 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो अगर 12,000 की फिक्स कॉस्ट होगी तो इसका मतलब 400 यूनिट पे ब्रेक इवन आएगा। 400 यूनिट पे ब्रेक इवन आएगा। दो मशीनों के केस में 15,000 की अगर फिक्स कॉस्ट होती है, अगर 15,000 की फिक्स कॉस्ट होती है तो 500 यूनिट पे ब्रेक इवन आएगा। और अगर 21,000 की फिक्स कॉस्ट होती है तो 700 यूनिट पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के देना था हर एक स्टेज के लिए। एक मशीन दो मशीन छोड़ो, 12,000 की फिक्स कॉस्ट है 400 यूनिट ब्रेक इवन, 15,000 की फिक्स कॉस्ट है 500 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट, 21,000 की फिक्स कॉस्ट है 700 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन सेकंड पॉइंट देखो क्वेश्चन का, इफ projected demand is between 600 and 650 units, how many machine should the manager purchase? अगर डिमांड 600 से 650 यूनिट के बीच में होती है तो कितनी मशीनें खरीदनी चाहिए? अलग अलग देख लेते हैं। अगर 600 यूनिट की डिमांड होगी, इफ demand is of 600 यूनिट, अगर डिमांड 600 यूनिट की होगी, अगर डिमांड 600 यूनिट की होगी तो आप कहोगे सर 600 यूनिट दो मशीनों से भी बन सकता है और 600 यूनिट से ज्यादा बनानी हो तो 3। तो आपका आंसर दो मशीन हो सकता है। यहां पे अगर मैं चेक करूं तो 500 यूनिट पे आप ब्रेक इवन अचीव कर लोगे दो मशीनों पे, और 600 यूनिट बनाओगे तो आपको फायदा होगा कितना, 100 यूनिट पे जो भी आपका फायदा है वो आपका फायदा होगा। अगर आप दो मशीनें खरीदते हो 600 यूनिट की डिमांड पे, 500 यूनिट तक ब्रेक इवन अचीव कर लोगे। 500 यूनिट तक ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद 100 यूनिट जो एक्स्ट्रा बचेगी उस पे आप 30 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली 100 यूनिट पे 3,000 का कंट्रीब्यूशन कमा लोगे। तो आप सिंपली कह सकते हो इन सच केस 2 machines should be purchased. 2 machines should be purchased. दो मशीनें खरीद लो
प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा आपको 600 यूनिट आप बनाओगे, 500 यूनिट पे ब्रेक इवन अचीव कर लोगे, तो 100 यूनिट पे 30 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए का प्रॉफिट आप कमा लोगे, 3000 का कंट्रीब्यूशन आप कमा लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरी डिमांड 650 यूनिट की है, तो आपके माइंड में आ सकता है सर 650 की केस में 3 मशीनें खरीदनी है, 650 के केस में 3 मशीनें खरीदनी है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप 3 मशीन खरीदते हो तो 700 यूनिट आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अगर आप 3 मशीनें खरीदते हो 650 यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में सिंपल यही क्लिक करेगा कि सर 650 यूनिट बनानी है, 2 मशीनों से तो 600 ही बन पाएगी, तो 650 के लिए 3 मशीनें खरीदनी पड़ेगी। लेकिन 3 मशीनें जब खरीदोगे फिक्स कॉस्ट होगी 21,000 और ब्रेक इवन पॉइंट है 700, तो इस सिचुएशन में तो आपको लॉस हो जाएगा। तो सर क्या करें? आपको क्या चेक करना है कि 3 मशीनों में तो नुकसान हो जाएगा। अगर मैं केवल और केवल 2 ही मशीनें खरीदूं, अगर मैं केवल और केवल 2 ही मशीनें खरीदूं तो 600 यूनिट बना लूंगा। 600 यूनिट बनाऊंगा तो उस सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट होगा कितना? 3000 का। इसका मतलब अगर आपकी डिमांड 600 यूनिट एंड 650 यूनिट तक भी है तो आपको 3 मशीनें नहीं खरीदनी, आपको केवल और केवल 2 ही मशीनें खरीदनी है, क्योंकि 2 मशीनें खरीदोगे तो प्रॉफिट, 3 मशीनें खरीदोगे लॉस होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट 700 यूनिट है 3 मशीनों के केस में। तो आपका आंसर होगा, अगर हमारी डिमांड 600 और 650 यूनिट के बीच में है तो 2 मशीनें हमें खरीदनी चाहिए, हमें 3000 रुपए का प्रॉफिट होगा। हेडिंग पुट करो क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट कॉपी कर लीजिए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज ए वर्किंग नोट कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप कॉपी कर लीजिए सेकंड पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि अगर डिमांड 600 और 650 के बीच में होती है तो हमें उस केस में 2 मशीनें ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि 3 मशीनों के केस में 700 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट है और हमारी तो डिमांड 600 650 यूनिट ही है। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टडी नोट नंबर 2 ऑपरेशंस प्लानिंग का पार्ट 2, कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। आज की क्लास का जो डिस्कशन था वो मेन डिस्कशन ये रहा हमारा कि अगर हमारी कैपेसिटी इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस का मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, अवेलेबिलिटी कम हो, तो उसको बैलेंस करने के 2 तरीके, या तो नए इक्विपमेंट ऐड कर लो या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग का सहारा आप ले सकते हो। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मल्टीपल शिफ्ट और मैनेजमेंट पॉलिसी। उसके बाद हमने देखा ओवर कैपेसिटी एंड अंडर कैपेसिटी। अगर हमारे पास जो कैपेसिटी है वो मार्केट की एक्चुअल डिमांड से ज्यादा है, ओवर कैपेसिटी, और अगर हमारे पास जो कैपेसिटी है वो एक्चुअल डिमांड से कम है तो दैट इज नॉन एज अंडर कैपेसिटी। ओवर कैपेसिटी आप प्रीफर करते हो कब?
जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा ना हो, जब डिजाइन सीक्रेट मेंटेन करना जरूरी हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप ना करना चाहते हो, जब कैपेसिटी को ऐड करना टाइम कंज्यूमिंग हो, जब आप डिलीवरी डेट को मिस ना करना चाहते हो, या फिर एक इकोनॉमिक कैपेसिटी साइज पे वर्क करना आपके लिए जरूरी हो, क्योंकि उसके नीचे काम करने का मतलब लॉसेस। अंडर कैपेसिटी भी प्रेफर की जा सकती है अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, अगर शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट आपकी कंपनी की गुडविल वगैरह को इंपैक्ट ना करे, या फिर टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हो। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक देखे जिसमें हमने नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड की कैलकुलेशन देखी, उसके बाद हमने एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन की कैलकुलेशन देखी, उसके बाद हमने दो डेफिनेशन, बोटलनेक सेंटर क्या होता है, सिस्टम कैपेसिटी क्या होती है वो देखा, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए, और फाइनली ब्रेक इवन एनालिसिस भी हमने किया। दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टडी नोट नंबर 2 पार्ट 2। इतना आप रिवाइज करके आए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी नोट नंबर 2 का ही जो थर्ड पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।